खबर को रुख करेंगे महाराष्ट्र से खबर, जहां पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की अहम बैठक आज होने वाली है। बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की जाएगी। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं और उनको लेकर मंथन इस बैठक में किया जाना है। बैठक में शरद पवार, उद्धव ठाकरे शामिल होंगे। साथ साथ में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले भी मौजूद रहने वाले हैं, खबरें मिल रही है। वहीं सीटों पर तकरार खत्म हुई। मुंबई में आधी रात को गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की है, ये भी जानकारी मिल रही है। अमित शाह की बैठक के बाद में उम्मीद की जा रही है कि यूती यानी कि एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे का विवाद अब खत्म हो जाएगा। अब विषय यह है कि वो सीटें कौन कौन सी होंगी और कितनी होंगी, जिस पर तीनों दलों के बीच में विवाद है और जिनको लेकर महायुति में सीटों पर तकरार लगातार जारी है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर बीजेपी और गठबंधन दलों में मतभेद के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल रात को मुंबई के सहाद्री में गेस्ट हाउस में पहुंचकर बैठक ली है, ये जानकारी मिल रही है। वहीं आज महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बैठक होने जा रही है। सीट बंटवारे को लेकर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। महाराष्ट्र की 48 सीटों के ऊपर मंथन किया जाएगा। बैठक में शरद पवार, उद्धव ठाकरे भी शामिल होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लगातार इस बैठक से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि से जुड़ा ये पूरा मामला और ये पूरी खबर है। अशोक गहलोत की याचिका पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में गहलोत की याचिका पर सुनवाई होगी, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि मामले में सुनवाई और गजेंद्र सिंह शेखावत से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। अशोक गहलोत की याचिका पर आज सुनवाई होगी। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट में गहलोत की याचिका पर सुनवाई होने वाली है। ये मामला लगातार खूब सुर्खियों में रहा और क्योंकि अशोक गहलोत का जो बयान था वो उसी बयान को लेकर कोर्ट में ये पूरा मामला और मानहानि के मामले में आज एक बार फिर सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में गहलोत की याचिका पर सुनवाई, गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि मामला है ये। और देखिए, लगातार इस पूरे मामले में बार बार एक राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अशोक गहलोत को इससे पहले जब वो मुख्यमंत्री थे तब उनको वर्चुअली बार बार जुड़ने का मौका मिलता था इस पूरे मामले में। और खबर कोलकाता से है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। इस बीच कई सौगात अपने साथ लेकर पहुंचे और उनमें एक सौगात है अंडर वाटर जो मेट्रो होगी, वो सेवा जिसका उद्घाटन आज होगा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो होगी, जिस सेवा की सौगात आज पीएम मोदी देने जा रहे हैं। हुगली नदी के 32 मीटर नीचे से ये ट्रेन गुजरेगी। तो देखिए, इसका जो मॉडल है वो भी इस वक्त आप देख रहे हैं। इस तरीके से ये पूरा मॉडल इसका तैयार हुआ है। अंडर वाटर मेट्रो होगी, मतलब आपके ऊपर से पानी होगा, गुजर रहा होगा और नीचे मेट्रो होगी। केशव, मेरे सहयोगी इस वक्त पश्चिम बंगाल में ही लगातार मौजूद हैं और उसकी एक रिपोर्ट हम दर्शकों को दिखाते हैं। पूजा, इस वक्त मैं कोलकाता में मौजूद हूं और आपको दिखाने जा रहा हूं देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन। ये है देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन और ये है उस पायलट का केबिन जो देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन को चलाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को कोलकाता वासी को देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की सौगात देने जा रहे हैं, जो कि कोलकाता के हुगली नदी के अंदर चलेगी। अभी तक कोलकाता मेट्रो पूरे कोलकाता से नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन पहली बार जब 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हरी झंडी दिखाई जाएगी, तो आप कह सकते हैं कि हुगली नदी के अंदर तकरीबन 39 किलोमीटर के अंदर ये जब मेट्रो गुजरेगी तो पूरे जो कोलकाता मेट्रो का रूट है वो इस तरह से जुड़ जाएगा। ये पायलट केबिन है और इसी से इस मेट्रो को ड्राइव किया जाएगा और सामने आप व्यू देख सकते हैं कि इसी टनल के जरिए आगे जाएगी और हुगली नदी के अंदर से ये ट्रेन गुजरेगी। मैं पायलट साहब से भी बात करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से गुजरे। सर, क्या नाम है आपका? अच्छा, तो ये पायलट सबके अधिकृत नहीं थे इसलिए बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको बता दो कि इस टनल के जरिए ही आगे हुगली नदी के अंदर जाएगी। आपको भी इस मेट्रो की अंदर की तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए किस तरह से फूलों से इस मेट्रो को सजाया गया है, क्योंकि कल 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसका उद्घाटन करेंगे तो उद्घाटन करने के बाद फिर वो इस मेट्रो का राइड भी करेंगे, इसलिए रंग बिरंगे फूलों से, गुलाब और गेंदे के फूल से इस मेट्रो को सजाया गया है। और इस मेट्रो की खासियत बताएं तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस स्टेशन पे मैं मौजूद हूँ, हावड़ा स्टेशन, ये देश का सबसे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है, मतलब सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। तकरीबन 33 मीटर के गहराई में इस मेट्रो स्टेशन को बनाया गया और दिल्ली का जो हौज खास मेट्रो स्टेशन है वो 29 मीटर गहराई में बनाया गया है। और इस टनल की बात करें, जो टनल जिस टनल से ये मेट्रो गुजरेगी, इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो, तो वो उस टनल की जो लंबाई है
वो 520 मीटर है और गहराई की बात करें तो तकरीबन 39 मीटर के अंदर ये नदी के 39 मीटर के अंदर से गुजरेगी। तो इस तरह की खासियत है। और इस टनल की बात करें तो सेफ्टी के डिसाइड से सेफ्टी के हिसाब से ये 7.6 के तीव्रता का जो भूकंप आएगा उसको भी ये टनल सह सकता है। इससे पहले लंदन में इस तरह के एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन बनाई गई थी, लेकिन भारत में पहली बार देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 6 मार्च को देशवासी को मिलने जा रही है। कैमरामैन विवेक शुक्ला के साथ केशव कुमार झा, भारत 24, कोलकाता। तो हमारे सहयोगी केशव की एक खास रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़ते हैं। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। चुनाव से पहले धनंजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। जौनपुर अपहरण मामले में धनंजय सिंह दोषी सिद्ध हुए हैं। आज धनंजय सिंह की सजा पर फैसला होना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और रंजना के पास कुछ जानकारी। रंजना, बिल्कुल, तो देखिए, पूर्व सांसद धनंजय अपहरण रंगदारी मामले में दोषी और सजा पर आज ऐलान होगा। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, अभियुक्त पूर्व सांसद हैं, उस पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और उसका क्षेत्र में काफी नाम है। दूसरी ओर वादी सामान्य नौकर है, ऐसे में वादी का डर कर बयान से मुकरना अभियुक्त को कोई लाभ नहीं देता है, खासकर तब जबकि परिस्थिति जन्य साक्ष्य मौजूद है। तो अखबारों में भी इसका जिक्र है। प्रीति, देखिए, बिल्कुल अपहरण रंगदारी मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह दोषी करार हो चुके हैं और इस पूरे मामले में अब सजा का ऐलान होगा। बड़ी बात यह है कि ये मामला भी खूब सुर्खियों में रहा। आगे बढ़ते हुए बात होगी बेंगलुरु की, जहां पर 3000 बोरवेल सूखने से जल संकट गंभीर हो रहा है। बेंगलुरु में जल संकट से लोग काफी परेशान हैं और टैंकर्स की कीमतें इसी कारण से जो आसमान है वो छूने लगी हैं। पानी के टैंकर्स की कीमतें 500 से 2000 रुपए तक पहुंच चुकी है। तो देखिए, जो बोरवेल है वो बोरवेल सूख चुके हैं, यानी अंडरग्राउंड वाटर सूख चुका है। अंडरग्राउंड वाटर सूखने के कारण से पानी के टैंकर्स की कीमत में इजाफा हो रहा है। बेंगलुरु में 3000 बोरवेल सूखने से जल संकट इस वक्त वहां पर बन खड़ा है और बेंगलुरु में जल संकट से इस वक्त लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। किस किस तरीके से परेशानियां बढ़ रही हैं? देखिए, पहला, बोरवेल में पानी नहीं है, लोगों को टैंकर का सहारा लेना पड़ रहा है और यही टैंकर महंगे हो गए हैं। कीमत एक टैंकर की 500 से 2000 रुपए तक हो चुकी है। जरा सोचिए कितना गंभीर मामला है ये। 3000 बोरवेल सूख चुके हैं। और पूजा, मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बेंगलुरु में डीके शिव कुमार, जो कि डिप्टी सीएम है, उनके द्वारा कहा गया कि यहां तक कि मेरे घर का बोरवेल भी सूख गया है। तो इसी बात से, इसी बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये संकट कितना गंभीर है और उसके ऊपर निर्णय लेना कितना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर की। डीएमके सांसद ए राजा का स्टेटमेंट सामने आया है और स्टेटमेंट का जिक्र मैं कर भी रही थी, अखबारों में मौजूद है हेडलाइन, भारत को देश नहीं मानता है राजा। ए राजा ये उप महाद्वीप है। ए राजा ने कहा, देश का मतलब एक भाषा, एक संस्कृति होता है। एक जनसभा में ये विवादित स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया। खबर क्या है ये भी आपको बता दें। दरअसल तमिलनाडु से डीएमके सांसद ए राजा है, उनका विवादास्पद बयान सामने आया। उन्होंने 3 मार्च को कोयम्बटूर में सीएम एमके स्टालिन की बर्थडे पार्टी में कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, एक राष्ट्र का मतलब होता है एक भाषा, एक संस्कृति और एक परंपरा। भारत के हर राज्य में ये अलग अलग है। भारत एक उप महाद्वीप है क्योंकि यहाँ पर कई परंपराएं और संस्कृति है। तो जो भारत की खूबसूरती है, इसकी कई परंपराएं, कई संस्कृति, उसके ऊपर इन्होंने कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। बड़ी हैरत की बात है। एक सेकंड बस रंजना, कि जब हम इस तरह यहाँ अलग राज्यों की बात कर रहे हैं, जो इस तरफ दक्षिण में राज्य हैं, वहाँ पर इस तरह की बयानबाजियों का सिलसिला लगातार जारी है। कोई कहता है कि उत्तर भारत में सारा पैसा लग रहा है, दक्षिण भारत को हक नहीं मिल रहा, इसलिए हम अगली बार मांग करेंगे दक्षिण भारत को अलग करने की। तो भारत के बंटवारे की बात करने लगे हैं। भारत में रहकर भारत को जोड़ने की बात करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भारत को ही तोड़ने की बात करें वो भी नेता। और पूजा, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसी संस्कृति की सराहना की जाती है, तारीफ की जाती है कि हमारी विविधता ही हमारी पहचान है, हमारी पहचान है। बिल्कुल रंजना। हाँ बिल्कुल, देखिए, इस खबर का जिक्र अखबारों में भी है और जिस तरह से बयान सामने आया, बीते दिन बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जमकर निशाना साधा है और सवाल भी खड़े किए। बढ़ेंगे खबरों में आगे। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के तार आईएसआईएस से जुड़े और 7 राज्यों में 17 ठिकानों पर एनआईए की रेड जारी है। चेन्नई में 5 लोग हिरासत में लिए गए और बेंगलुरु सेंट्रल जेल में भी एनआईए टीम छानबीन कर रही है। तो ब्लास्ट से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। जिस तरह से बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट हुआ, इस पूरे मामले को लेकर लगातार छानबीन की जा रही है। अब आईएसआईएस से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एनआईए की टीम जो है कई राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है।
तो देखिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। बात बिहार की करेंगे। बिहार के गया में सेना के एयरक्राफ्ट में आई है खराबी। दरअसल खेत में गिरा एयरक्राफ्ट लोगों ने दोनों पायलट को सुरक्षित बाहर निकाला है। रूटीन ट्रेनिंग के लिए ये एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी थी। तकनीकी खराबी की वजह से हादसा हुआ है। और देखिए हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से सेना का एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है जो तकनीकी भी खराबी के कारण गिर गया खेत में जाकर, और जो आसपास के गांव वाले थे वहां पर उनकी भीड़ लग गई इस एयरक्राफ्ट को देखने के लिए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो पायलट थे उनको बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है लोगों की मदद से। बिहार के गया में ये एयरक्राफ्ट जाकर खेत में गिर गया और देखिए कितने सारे लोग वहां पर पहुंच गए इस एयरक्राफ्ट को देखने के लिए। हालांकि ये देखिए मदद करते हुए पायलट्स की ये लोग जरूर नजर आए हैं। और चलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम बेंगलुरु में बढ़ते जल संकट की, तो दिन प्रतिदिन बेंगलुरु में जल संकट गहरा होता जा रहा है। निवासी पानी की कमी से जूझ रहे हैं। आईटी सिटी में पानी की कमी, निजी पानी का जो टैंकर है वो वरदान है इस वक्त, और प्रति टैंकर लोग स्पेंड कर रहे हैं 500 से 2000 रुपए। और ये एक बड़ी समस्या है क्योंकि जरा सोचिए 3000 बोरवेल वहां पर सूख चुके हैं। निवासी पानी की कमी से जूझ रहे हैं। बेंगलुरु में जल संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है। आईटी सिटी में पानी की कमी होती जा रही है और प्रति टैंकर 500 रुपए से 2000 रुपए इस वक्त चार्ज कर रहा है। मतलब ये मान लीजिए कि वहाँ पर इस वक्त जो टैंकर हैं वो जीवन दायिनी के तौर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर टैंकर ना हो या फिर टैंकर के जरिए वाटर सप्लाई ना हो तो लोगों के लिए पीने का पानी नहीं है। इसलिए आपको भी अपने ग्राउंड वाटर पर सोचना चाहिए, क्योंकि लगातार हम देखें कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो और ज़्यादा गिरता जा रहा है कई इलाकों के अंदर। और यहाँ बेंगलुरु की बात करते हैं जिसको आईटी हब कहा जाता है, इसको आईटी सिटी कहा जाता है। उस बेंगलुरु में उस आईटी हब के अंदर आज लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। ग्राउंड वाटर ख़त्म हो रहा है, ग्राउंड वाटर सूख चुका है, 3000 बोरवेल सूख चुके हैं। ज़रा सोचिए, निवासी पानी की कमी से जूझ रहे हैं। अब सहारा है सिर्फ और सिर्फ टैंकर्स का, इसीलिए टैंकर्स की जो कीमत है उसमें इजाफा हो रहा है। अब एक प्रति टैंकर ज़रा मान के चलिए, लोग अगर बुलाते हैं अपने ज़रूरतों के लिए तो उसमें 500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक एक टैंकर चार्ज हो रहा है। आप अभी भी संभल जाइए, पानी की एक एक बूंद वाकई कीमती, क्योंकि जब नहीं रहेगा पानी तो ऐसे ही आपको भी तरसना पड़ेगा। बारिश कम होने की वजह से बोरवेल सूखे हैं, ये कारण बताया जा रहा है। हालांकि जो राज्य सरकार है वो केंद्र के ऊपर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। इस बीच डिप्टी सीएम का बयान आया, वो भी हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लखनऊ से आ रही अगली खबर की, जहां पर काकोरी में सिलेंडर फटने की वजह से 5 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। सिलेंडर ब्लास्ट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई है। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए फिलहाल भर्ती कराया है अस्पताल में, जहां पर सभी घायलों का इलाज लगातार जारी है। लेकिन ये बड़ा हादसा लखनऊ के काकोरी में, जहां पर सिलेंडर फटा और सिलेंडर फटने की वजह से 5 लोगों की दर्दनाक मौत इस ब्लास्ट में हो गई। अब इस ब्लास्ट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज लगातार जारी है। हादसे में ये 5 सदस्य जिनकी मौत हुई है वो एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया है और वजह क्या कुछ रही सिलेंडर फटने की, ये फिलहाल जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, जिसकी जांच पड़ताल लगातार जारी है। बड़ी खबरों में आगे बात कांग्रेस की। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक होगी। दिल्ली में 2 घंटे ये बैठक चली और राजस्थान की 6 सीटों पर नाम लगभग तय। आज फिर उम्मीदवारों पर चर्चा होगी, यानी कि बीते दिन भी महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसमें चर्चा हुई नामों को लेकर। टोंक का निर्णय पायलट पर छोड़ दिया है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने मंगलवार को कहा कि आगामी 7 मार्च को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि CEC की बैठक होगी, जिसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की घोषणा होने की उम्मीद है। और पायलट ने राजस्थान से संबंधित स्क्रीनिंग कमेटी बैठक के बाद ये भी कहा कि कांग्रेस अलग अलग राज्यों में इंडिया को लगातार मजबूत कर रही है, यानी कि इंडी गठबंधन को लगातार मजबूत कर रही है। तो आज फिर से उम्मीदवारों पर चर्चा की जानी है। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में भी सीटों पर चर्चा की जाएगी। राजस्थान की बाकी सीटों के लिए चर्चा की जानी है। 10 में से 7 सीट पर चर्चा पूरी हो चुकी है। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि पार्टी के निर्णय शिरोधार्य 15 सीट पर पहले ही नाम का ऐलान हो चुका है और जो बाकी की सीटें उनको लेकर चर्चा की जानी है। और इसलिए माना जा रहा है कि आज की जो बैठक है काफ़ी अहम होगी। लोकसभा चुनाव की जो बाकी राज्य हैं उनकी सीटों पर भी चर्चा की जानी है और ऐसे में 15 सीट पर पहले ही नाम ऐलान कर चुके हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो जो बाकी की सीटें बची हुई हैं उन पर तेजी के साथ चर्चा की जाएगी।
और चलिए आगे बढ़ते हुए बात एक बार फिर से होगी अशोक गहलोत ने जो आरोप लगाए थे संजीवनी मामले में, उसी मामले में गजेंद्र सिंह शेखावत को जो दोषी ठहराया था, यही मामला है मानहानि मामला, जिस मामले में सुनवाई। और आगे बढ़ते हुए बात होगी ओडिशा राज्य चुनाव समिति की बैठक आज, और बैठक को लेकर ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष की प्रतिक्रिया। बैठक के बाद केंद्र को भेजी जाएगी सूची। मनमोहन समल कह रहे हैं संभावित उम्मीदवार की सूची केंद्र को भेजी जाएगी, उम्मीदवारों की घोषणा अनुमोदित होने के बाद की जाएगी। तो देखिए आप जरा समझिए किस तरीके से इस वक्त पूरे आप देश भर में देखें तो चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है। चुनाव आयोग अपनी तैयारी में इस वक्त लगा हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग राज्यों में चुनाव आयोग की टीम पहुंच रही है और ओडिशा चुनाव समिति की बैठक आज होने जा रही है। उम्मीदवारों की घोषणा अनुमोदित होने के बाद यहाँ पर ये जो चर्चा हो रही है कि बैठक को लेकर ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और बैठक के बाद केंद्र को सूची भेजी जाएगी, ये चर्चा इस वक्त हो रही है। तो आपने देखा कि 195 उम्मीदवारों की जो सूची है वो पहले ही बीजेपी ने जारी कर दी और इस बीच बाकी के और जो उम्मीदवार बचते हैं उन पर भी चर्चा चल रही है। इस बीच बात की जाए अगर प्रदेश चुनाव समिति की, तो वो भी अपने स्तर पर चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी बहन का निधन। विमला देवी कचवाहा का निधन हुआ है। सीएम भजन लाल ने गहलोत की बहन के निधन पर दुख व्यक्त किया है और अखबारों में भी एक खबर मौजूद। अशोक गहलोत की बहन विमला देवी का निधन हुआ है। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और उनकी बहन का नाम विमला देवी, जिनका निधन हो गया और कुछ समय से वो बीमार चल रही थी और बुधवार को अंतिम संस्कार उनका यानी कि आज किया जाएगा। चुनाव लड़ने से पहले आशीर्वाद लेते हुए उनकी तस्वीरें भी सामने आई थी और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इस बीच मौजूदा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा भी दुख व्यक्त किया गया है और ट्वीट कर अशोक गहलोत के लिए उन्होंने लिखा भी है। और आपको ये भी बता दें कि अंतिम संस्कार आज उनका किया जाएगा। अशोक गहलोत पर हर रक्षाबंधन पर और भाई दूज पर अपनी बहन विमला देवी से राखी बंधवाने जोधपुर आया करते थे, वो तस्वीरें भी सामने आती थी। इसके अलावा कोई भी चुनाव लड़ने से पहले वो अपनी बड़ी बहन का आशीर्वाद जरूर लेते थे और अब उनकी बड़ी बहन नहीं रही है। बड़ी खबर में आके वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी हुई खबर और एक साथ चुनाव पर आयोग की रिपोर्ट तैयार है। सरकार को सिफारिश करेंगे 2029 में हो सकता है इसका अमल और 15 साल में 10,000 करोड़ की ईवीएम। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, इससे जुड़ी हुई ये खबर है। एक साथ चुनाव पर आयोग विचार कर सकता है और सरकार को इसे लेकर सिफारिश भी करेंगे। क्योंकि देखिए हमने देखा कि हमेशा से बीजेपी के जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि अगर लोकसभा विधानसभा का इलेक्शन साथ में होगा तो खर्चा भी कम होगा, जो टाइम का वेस्टेज होता है वो भी नहीं होगा, तो ये बेहतर होगा राष्ट्र के लिए।